ठीक है, देखो ई गवर्नेंस मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल होता है आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन। मतलब हम वो गवर्नेंस डायरेक्ट सिटीजन तक कैसे पहुंचाएं। ठीक है, अगर आप इसमें प्लेटफॉर्म्स की बात करोगे, गवर्नमेंट टू सिटीजन की प्लेटफॉर्म की बात करोगे, तो बताओ जरा हमें 2-3 प्लेटफॉर्म के नाम। तो हम बताते हैं, फिर बताओ कोई प्लेटफॉर्म जो है गवर्नमेंट सिटीजन याद है, गवर्नमेंट टू सिटीजन? सॉरी, कोविन और वेरी गुड, डिजी लॉकर, वेरी गुड। देखो गवर्नमेंट टू सिटीजन का मतलब यहां पर यह है कि गवर्नमेंट सर्विसेज डायरेक्ट अब सिटीजन तक पहुंच रही होंगी। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया डिजी लॉकर का। अब डिजी लॉकर का मतलब क्या है कि हमारे पास एक ऐसा डिजिटल लॉकर अवेलेबल है जहां पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को हम रख सकते हैं और गवर्नमेंट उनमें इजी एक्सेस भी कर सकती है। साथ ही साथ वो हमारा कंसेंट भी मांगेगा, ऐसा नहीं कि बिना हमारे कंसेंट के वो एक्सेस कर लेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट टू सिटीजन में आपका एक आ गया डिजी लॉकर, दूसरा आ गया कोविन पोर्टल। ठीक है, उसके अलावा जन सुनवाई पोर्टल, सीएम पोर्टल। सीएम पोर्टल में क्या है कि हम अपनी समस्याएं डायरेक्ट सरकार को बता सकते हैं, सरकार उस पर एक्शन ले सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन कॉन्टेक्ट होता है जहां पर सरकार प्रत्यक्ष रूप से जनता से बातचीत कर रही होती है, जनता से क्या कर रही होती है, डील कर रही होती है। दूसरा आ जाता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसका एग्जांपल बताओ, अभी बताया हूं वैसे थोड़ी देर पहले मैं। उद्यम पोर्टल, एमएसएमई समाधान पोर्टल। ठीक है, ये सब क्या है, ये आपका गवर्नमेंट टू बिजनेस ही तो है भाई। उद्यम पोर्टल में क्या करेगा, एक बिजनेसमैन जो होगा वो अपने आप को रजिस्टर करेगा। एमएसएमई समाधान में क्या करेगा, अपनी समस्याएं सरकार को बताएगा, सरकार उन समस्याओं को क्या करेगी, सॉल्व करेगी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका ऐसे यहां पर एमसीए 21 पोर्टल, यहां पर अपनी बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये गवर्नमेंट टू बिजनेस पोर्टल्स हैं जहां पर अपनी जानकारी जो है बिजनेस सरकार को देता है और सरकार उसके हिसाब से पॉलिसी फॉर्मुलेशन करती है, काम करने का प्रयास करती है। ठीक है, हाँ बेटा क्या कह रहे हो, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, कोई बात नहीं, मत बोलो। उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल। फिर आपका आ जाता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये बताओ जरा, ये बताओ जरा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम भी देखें किसी को एक को नाम याद है, नहीं याद है? हाँ जी, एक भी नाम नहीं याद है? सरकार सरकार आपस में कैसे बात करती है? ई समीक्षा, ई समीक्षा, जिसमें सरकार क्या करती है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट दिया, क्या स्टेट गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये चेक करने के लिए ई समीक्षा। द पीएफएमएस पोर्टल, पीएफएमएस पोर्टल में क्या होता है कि वो डायरेक्ट सीएजी ऑफिस से कनेक्टेड होता है। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, सारे फंडिंग्स, ठीक है, सारे पेमेंट्स के बारे में, रिसीवेबल्स के बारे में उस पर जानकारी अवेलेबल होती है जो स्टेट गवर्नमेंट वहां से यूज कर सकती हैं। ठीक है, तो ई समीक्षा पोर्टल, पीएफएमएस पोर्टल, ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में होती है। पीएफएमएस पोर्टल, ई समीक्षा। ई समीक्षा में क्या है, ये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का मतलब सरकार ने कोई प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट को कैसे कर रही है, इंप्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, इन सब के बारे में पता चलता है किसमें, ई समीक्षा में। और पीएफएमएस क्या है, तो ये सीएजी ऑफिस के थ्रू कंट्रोल होने वाला एक पोर्टल है जहां पर अकाउंट्स की जानकारी सारी होती है, रिसीवेबल्स की जानकारी होती है, खर्चे की जानकारी होती है, यानी कि राज्य सरकारें कितना खर्च कर रही हैं, कितना प्राप्त कर रही हैं, ठीक है, अकाउंट्स क्या है उनके, वो सारी की सारी जानकारी किस पर होती है, पीएफएमएस पोर्टल पर अवेलेबल होती है। ठीक है, और लास्ट आता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो यहां पर जो आपकी अटेंडेंस लग रही होगी, जो अंगूठा आप लगा रहे होगे सिलेक्शन के बाद, ठीक है, उसके अलावा उनके पेंशन फंड्स, उनकी सैलरीज, ये सारी चीजें जो कनेक्टिविटी होती है सरकार और एम्प्लॉयज के बीच में, वो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय पोर्टल में होती है। यानी कि यहां पर आपका सैलरीज, अटेंडेंस, लीव्स, ठीक है, लीव्स, ये सारी चीजें कहां पर आ जाएंगी, ये गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय पोर्टल में आ जाएंगी, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय ई गवर्नेंस सर्विसेज में आ जाएंगी। ठीक है, तो दे आर द 4 मेजर एस्पेक्ट ऑफ द मॉडल्स ऑफ द ई गवर्नेंस, G2C, G2B, G2G एंड G2E। ठीक है, और यही 4 इंपॉर्टेंट मॉडल्स होते हैं जिनके थ्रू ई गवर्नेंस क्या करती है, ऑपरेट करती है, काम करने का प्रयास करती है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब अगर मैं आपको कुछ स्पेसिफिक रीजंस पूछूं कि लगातार ई गवर्नेंस बढ़ क्यों रही है, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि गिव मी सम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग ई गवर्नेंस मॉडल इन इंडिया, कुछ फैक्टर्स बता पाओगे? इजी टू एक्सेस है, और इससे भी पहले कोर फैक्टर्स बताओ जिसकी वजह से बढ़ रहा है। नहीं बेटा, इससे भी कोर का मतलब जो इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से ये बढ़ पा रहा है। नहीं नहीं नहीं,
एक्सेस टू इंटरनेट, सबसे पहली चीज तो है इजी एक्सेस टू इंटरनेट। आज भारत का डेटा ये कहता है कि एवरेज पर हर भारतीय 20 GB डेटा पर मंथ यूज कर रहा है। एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 48 GB तो मेरा खुद का है, ठीक है। 48 GB लास्ट मंथ का था मेरा कंजम्पशन। मतलब एवरेज पर बात करूं तो 20 GB डेटा यूज हो रहा है पर मंथ इंडिया में, ठीक है। दूसरा फैक्टर एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन्स, ठीक है। स्मार्टफोन्स अब चीपर है, अवेलेबल है लोगों के पास, अब वो उनका यूज करके अपने काम करवा सकते हैं। अब आप बता सकते हो यहां पर तीसरी चीज की वो टाइम सेविंग है, इजी टू एक्सेस है। उसके अलावा कोविड-19 के बाद सडनली एक स्पाइक आया डिजिटल रिवॉल्यूशन का, और हमने बहुत तेजी से यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है, जो भी हमारी ई गवर्नेंस सिस्टम्स थे, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे रहे जिनकी वजह से सडन हमने एक स्पाइक देखा, सडन चेंज देखा लोगों के बिहेवियर में, और लोग अब ई गवर्नेंस के प्रति ज्यादा कह सकते हैं कि ओरिएंटेड है, ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इवन यहां पर लोग, जो नई जनरेशन है, जो आपकी टेक सेवी जनरेशन है, यानी जो आप लोगों की जनरेशन है, वो अब अननेसेसरी के टाइम लूप में नहीं फंसना चाहती। वो आप एक्स्ट्रा कह सकते हैं कि एक स्टैब्लिश प्रोसीजर के थ्रू काम करना चाहती है और फास्ट प्रोसेस चाहती है, ठीक है। क्योंकि वो ये जनरेशन अब वेट करने वाली जनरेशन नहीं है, ठीक है, कि हम 2 घंटा पहले स्टेशन पे पहुंच जाएंगे और वहां पर बैठे रहेंगे। अब वो चाहते हैं कि हमें रियल टाइम डेटा मिले, अगर ट्रेन 2 घंटा लेट है तो मैं घर से भी 1.5 घंटा लेट निकलूंगा, मैं क्यों वहां पर जाके बैठूं, ठीक है। तो जो ये चीज आ रही है, जो चेंज आ रहा है, लोगों के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, ये सारी चीजें क्या करती है, ई गवर्नेंस को और स्ट्रांग बना रही है, उसकी डिमांड को और ज्यादा बढ़ा रही है, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहला सवाल तो हमारा ये आता है कि भाई सोशल मीडिया से फायदा क्या होगा गवर्नेंस का। देखो ई गवर्नेंस समझ में आई, ई गवर्नेंस समझ में आई भाई साहब, ई गवर्नेंस क्या होती है, उसके फैक्टर समझ में आ गए, मॉडल समझ में आ गए। मुझे ये बताओ सोशल मीडिया का प्रयोग करके हम ई गवर्नेंस को और अच्छा कैसे कर रहे हैं। पहले तो फायदे गिन लेते, नुकसान तो बहुत है। बताओ बताओ बताओ, सोशल मीडिया का यूज, चाय पिएगा कोई, ठीक, बताओ। मैं पूछूंगा तुमको ना ही बोलना है, हाँ मत बोल देना, मैं दूंगा नहीं। हाँ बदले मांग लिए, फिर मैं मना कर दूं, तुमको बेइज्जती फील होगी ना, मैं तो मना कर दूंगा। बताओ। अरे हाँ, एक्सपेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। और बताओ क्या फायदा हुआ। अरे यार, हाँ, एडवर्टीजमेंट ई गवर्नेंस थोड़ी है, वो तो हर जगह मोदी जी की फोटो लगा दो गवर्नेंस थोड़ी हो गई, ठीक है। पता चला बाथरूम में भी सुलभ शौचालय के बाहर मोदी जी खड़े हुए हैं, ठीक है, मोदी है तो मुमकिन है। कुछ दिन बाद कब्ज के इलाज में भी मोदी है तो मुमकिन है हो जाएगा, तो थोड़ी हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट इज नॉट द बेनिफिट। डिजिटल अवेयरनेस, सबसे पहली चीज देखो, आपने बताया यहां पर डिजिटल अवेयरनेस, आपने क्या बताया था, स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तीसरा है वुमेन एम्पावरमेंट। देखो आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आया है इंडियन सोसाइटी में, वो आया है वुमेन एम्पावरमेंट का। आज से 4 साल 5 साल 10 साल पहले ये जो फेमिनिज्म है ये किताबों में हुआ करता था, ठीक है। आज ये फेमिनिज्म जो है लोगों के जहन में है, लोगों के दिमाग में है। रियल वाले की बात कर रहा हूं, दूसरे वाले की बात नहीं कर रहा, उससे मुझे बहुत चिढ़ है। रियल फेमिनिज्म का मतलब लोगों को मोटिवेशन जो होता है, जिससे लड़कियां अपने आप को मोटिवेटेड फील करें कि हाँ हम ये कुछ करना चाहते हैं। ये दारू पीना सिगरेट पीना इज नॉट अ फेमिनिज्म, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पहले बता दूं, ठीक है। ये फ्रीडम का गलत मतलब है जो लोगों ने निकाल रखा है। फ्रीडम का मतलब यहां पर यह है टू ओपन योर आइडियाज, अपने दिमाग को खोल के अपने आइडियाज को लोगों को बता सको, आपको जज होने का डर ना हो। तो वुमेन एम्पावरमेंट सबसे बड़ा फायदा हुआ। दूसरा फायदा, अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन बहुत लार्ज स्केल तक लोगों में पहुंची। पहले जो इंफॉर्मेशन अर्बन एरिया से कुछ सेगमेंट्स में रहती थी, आज वो इंफॉर्मेशन लगभग भारत के हर कोने तक पहुंच रही है। इवन एटलीस्ट अर्बन एरियाज में तो पहुंच रही है, ठीक है। हम रूरल एरियाज में तो अभी तक नहीं पहुंचा पाए, वो चैलेंजेस में आ जाएगा, बट अर्बन एरियाज तक वो चीजें पहुंच रही हैं। ये आपका ई गवर्नेंस का फायदा है। दूसरी चीज, आपका सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो ये हुआ है कि अब आप रियल टाइम ग्रीवांस रिड्रेसल करा सकते हो, रियल टाइम समस्या का समाधान करवा सकते हो। मतलब कैसे, आप गए सोशल मीडिया में एक्स पर, और एक्स पर आपने डाल दिया कि रेल मिनिस्टर जी हमारे यहां पर खाना अच्छा नहीं आया है। आधे घंटे के भीतर भीतर वो कैंटीन का मालिक दौड़ता हुआ आता है, अरे सर खाना कैसे नहीं आया, ठीक। और अगर आप अकेले फंस गए ट्रेन में तो मारेगा भी, जो वीडियोस आते रहते हैं। तो कृपया करके इस तरह की शिकायतें तब करें जब कंपार्टमेंट में 12-15 लोग हों और उनमें से 1-2 को जानते हो, ठीक है, कि कम से कम अगर वो कुछ करे तो वो वीडियो बना ले, बचाएगा तो वो भी नहीं, लेकिन वीडियो बना ले, है ना। मतलब आप रियल टाइम ग्रीवांस रिड्रेसल कर सकते हो,
रेल मिनिस्ट्री को टैग किया, आपका काम हो जाएगा। इवन अगर आपको कभी डेटा एक्सेस भी करना होता है तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज अब एक्टिव है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, आप मिनिस्ट्रीज को टैग करिए, अगर वो वहां पर आपके डेटा का जेन्युइन डेटा होगी या कुछ मांग रहे होगे प्रॉपर तरीके का, तो डेटा भी आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट के थ्रू रिलीज कर देते हैं। प्रेस रिलीज करने का गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा तरीका निकाला, वो डेली टू डेली प्रेस रिलीज करती है कि आज ये किया हमने, ये दिस हैज बीन डन टुडे, तो मतलब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास मिल पाती है। ठीक है, उसके बाद आप ये कह सकते हो कि हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, और साथ ही साथ आप ग्रीवांस रिड्रेसल के साथ साथ हम कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। अक्सर देखिए जब कोई नई पॉलिसी आने वाली होती है, गवर्नमेंट बोल देती है योर आइडियाज आर इनवाइटेड, और आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैग करके वहां पर बोल सकते हो कि भाई ये आप इंक्लूड करा सकते हैं, ये इंक्लूड करा सकते हैं, यानी कि पॉलिसी कंसल्टेशन में भी सोशल मीडिया और ई गवर्नेंस का जो है बहुत ज्यादा रोल हो जाता है। उसके अलावा अगर सोशल मीडिया की बात करें ई गवर्नेंस की, तो डिजास्टर रिस्पांस में ये फर्स्ट आपका एक तरह से काम कर रहा है, एक तरह से फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गया है आज के जमाने में। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अभी इसी साल 3-4 महीने पहले जब हिमाचल में बादल फटा था, ठीक है, तो पहला वीडियो आने के बाद सरकार को पता चला, मतलब इंफॉर्मेशन आती तब तक वो वीडियो आ चुका था, और वो वीडियो से सरकार ने क्या किया, रियल टाइम पे आके वहां पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में, डिजास्टर रिस्पांस में भी सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जिसका यूज करके गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, और साथ ही साथ चीजों को बेटर तरीके से, बेटर सर्विसेज को प्रोवाइड करा सकती है। ठीक है, तो दीज आर दी फैक्टर्स जहां पर सोशल मीडिया का पॉजिटिव इंपैक्ट है हमारी सोसाइटी में, और इसका प्रयोग करके हम अपनी गवर्नेंस सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो ये तो फायदे हो गए। अब ये बताओ कि सोशल मीडिया का एक्सपेंशन इतना ज्यादा हुआ कैसे? Why social media has expanded at such a high rate? क्या क्या जेंजी क्या? अरे पहला है मोबाइल सस्ता हो गया, 5,000-7,000 में मोबाइल मिल जाता है, इजी एक्सेस है, इंटरनेट तो धोखे भाव मिलने लग गया। ठीक है, तो वो भाई एक लाइक कर दो ना, तो गरीब हूं मैं भी 1 लाइक कर दो, ये जो नया शुरू हुआ है, ये कैसे शुरू हुआ? इजी एक्सेस टू इंटरनेट, यानी कि आपका इंटरनेट सस्ता हुआ, मोबाइल सस्ता हुआ, कवरेज बेटर हुआ। ठीक है, साथ ही साथ सोशल मीडिया ने क्या किया, एक अर्निंग का पॉइंट भी दे दिया, जिसकी वजह से बहुत सारा लार्ज स्केल पर जो मास है वो शिफ्ट हो गया। मतलब आपको कुछ नहीं आता, आप बेरोजगार हो, तो कुछ ना कुछ करने लग जाओ, वो पैसा कमवा देगा, और कुछ उल्टा सीधा करने लगे तो ज्यादा पैसा कमवा देगा, पुनीत सुपरस्टार की तरह। मतलब नाले में कूद जाओ, कुछ भी खा लो, गोबर खा लो, तो आप हिट भी हो सकते हो। अरे यार खाया है उसने यार, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, वीडियो आया था उसका। ठीक है, और ऐसे लोगों के आइडियल्स हो जाते हैं। और आजकल और लड़कियों के लिए भाई खासकर तुम लोग बच के रहा करो, तुम लोग में जो आइडियल है बड़े गलत है। ठीक है, अब नाम नहीं लूंगा यार, समझ गए तुम लोग। ठीक है, तो इजी एक्सेस है। अब बात करते हैं रेगुलेशन की और चैलेंजेस की। ठीक है, सबसे बड़ा दिक्कत यहां पर सोशल मीडिया में और गवर्नेंस के साथ क्या होती है? सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए, आपको क्या लगता है गवर्नेंस के साथ है? मीडिया मतलब सोशल मीडिया में गवर्नेंस के साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? हाँ जी, लास्ट में आप लोग बताओ। हाँ हाँ हाँ, आप ही कह रहा हूँ। क्यों? अरे भाई ठीक में हो आप, तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का सबसे नकारात्मक प्रभाव क्या है भारत में प्रशासन के लिए? हाँ, मोबाइल छुपाओ नहीं, हमको पता है, वहां दिख रहा था। ठीक है, बताओ, आप बताओ, है बताओ। अरे टॉपिक कौन सा पढ़ा रहे थे तो बता दो हमको। हाँ? इससे पहले मैंने क्या बताया? सोशल मीडिया से पहले मैंने क्या बताया था? बताओ बेटा, क्या समस्या है? हाँ? सबसे बड़ा है फेक न्यूज एंड प्रोपेगेंडा। भारत में आपके सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे देश में लोग क्रॉस चेक नहीं करते। आप अगर वो बोल दो वो सेंसिटिव है, सेंसेशनल है, मतलब सेंसेशनल होना चाहिए, आप कुछ भी बक दो। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में लाइबिलिटी नहीं है, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है सोशल मीडिया पे, आप कुछ भी आओ, कुछ भी बोल दो, किसी से कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहला जो रीजन है, सबसे पहला जो चैलेंज है इंडिया के लिए, वो है फेक प्रोपेगेंडा और फेक नैरेटिव्स। देखिए, नो डाउट गवर्नमेंट गलत काम करती है, और गलत काम के लिए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना भी हमारा अधिकार है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आधी अधूरी जानकारी लेके लोग जाते हैं सोशल मीडिया पर, वहां गालियां खाते हैं। ठीक है, और दिक्कत ये होती है कि हम सारा जजमेंट जो है, वो सारा का सारा जजमेंट हम सोशल मीडिया पे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला आपका होगा फेक नैरेटिव्स। दूसरा चैलेंज हमारे यहां पर होगा सोशल मीडिया ट्रायल्स।
मतलब केस क्या है, कहानी क्या है, हम कुछ नहीं जानेंगे, बस हम जज बने बैठे हैं। ठीक है, अब भारत के जज बेकार हैं, अब भारत में जो लोग बैठे हैं वो बहुत बड़े जज हैं। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर हुआ या सुसाइड हुआ भगवान जाने, लेकिन सबने एक आदमी को टारगेट कर लिया कि हाँ यही कल्प्रिट है, फिर बाद में होता रहेगा। अच्छा, दिक्कत ये होती है, प्रॉब्लम कुछ नहीं, वो बाइज्जत बरी हो गए बाद में, दिक्कत ये होती है कि आपके लिए जो पर्सपेक्टिव बन जाता है, उस पर्सपेक्टिव को ब्रेक करना अपने आप में एक चैलेंज है। आज सोशल मीडिया को एक टूल की तरह यूज करना बहुत आसान है। आप वीडियो को इस तरीके से बनाओ कि आप विक्टिम दिखो और सामने वाला कल्प्रिट दिखे, और इस तरह से बनाना वीडियो बहुत आसान है। पहले आप गालियां दे लो कस के, और फिर क्या, कैमरा खोल के चुपचाप खड़े हो जाओ, भैया सॉरी करते रहो, तो तुम विक्टिम हो गए, वो कल्प्रिट हो गया, भले ही आपने उसको उससे पहले उसके साथ जो है बहुत ही गलत कर रखा हो। तो जो यहां पर ये विक्टिमाइजेशन या विक्टिम कार्ड प्ले करने वाला जो होता है, ये बहुत आसान हो जाता है। उसके अलावा मॉब जस्टिस जो होती है, ठीक है, मॉब जस्टिस मतलब जो भीड़ तंत्र में जो न्याय मिल रहा है लोगों को। भीड़ तंत्र का न्याय का मतलब ये है कि भाई साहब कोई कांड हुआ, कोई एक्शन हुआ, अब उसमें कोई फंस गया कैसे गलती से, तो हम क्या, हम घर पे बैठे दे कीबोर्ड पे इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ना उससे पूछा क्या हुआ, ना हम सिचुएशन जानते हैं कि कंडीशन क्या थी, बस हाँ यही गलत है, इसको टांग दो। अरे कम से कम पूछ तो लो भाई, कंडीशन क्या थी, कंडीशन क्या नहीं थी। ठीक है, जैसे रिसेंट में भी परसों, अब इसको मजाक सेट के एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं। परसों एक वीडियो मैंने देखा, बड़ा डिस्टर्बिंग सा वीडियो था। एक लड़की को तब तक वेट करना पड़ गया वीडियो बनाते बनाते कि हम वेट कर ले कि ये आदमी मेरे साथ गलत हरकत करे तब हम इसको बोले। क्यों? क्योंकि अगर वो उससे पहले बोल देती तो उसको ही जज कर लिया जाता कि तुम तो लड़की हो, विक्टिम कार्ड खेल रही हो। तो आप कंडीशन सोचिए कि कितनी बुरी हो चुकी है सोशल मीडिया की, कोई रेगुलेशन नहीं। अब हम लोगों को ये मजाक लग सकता है, हम यहां बैठे हैं एक सिक्योर्ड एनवायरमेंट में बैठे हैं, बट आप समझिए, आप बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, और कुछ ऐसा हो जाए तो आप कुछ भी बोल नहीं पाओगे, क्योंकि आपको डर लगेगा कि पता चला कि हम पे ही डाल दिया गया और हम ही फंस गए। ठीक, क्यों? क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हो गए, एक ड्रम वाला केस हो गया तो सोशल मीडिया वालों ने इतना बना दिया कि पूरा डाउरी हटा दो। भाई साहब 95% केसेस में आज भी लड़कियां जलाई जा रही हैं। आप जाके देखो भारत के गांव में आज भी लड़कियां मारी जा रही हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि यहां डाउरी हटा दो सब बेकार है। ठीक है, आप अगर मांग भी करना चाहते हो तो डिमांड रेशनलाइज कर दो। हाँ ये बोल सकते, देखो डिमांड भी एक तरीके की होती है, ये बोल दो कि ठीक है भाई आप इसमें एक एक्ट ला दो कि फेक केसेस में अपोजिट जेंडर को भी परेशान किया जाएगा या अपोजिट जेंडर पे भी एक्शन लिया जाएगा, तो कम से कम फेक केसेस करने वाले डरेंगे। लेकिन ये डिमांड करना कि नहीं केस हटा दो, केस हटा दो, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। अतुल सुभाष का एक केस हुआ, मैं कहता हूं जो मान लेता हूं वो लड़की गलत थी, मुझे भी पता है गलत थी, लेकिन कम से कम हम कौन होते हैं जज करने वाले, एक बार उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो ले लेते हम। बल्कि हम मान रहे कि वो गलत थी, जो भी गलत किया, मतलब उसको सुसाइड किया, सुसाइड के बाद वो वापस नहीं आ सकता, बट एटलीस्ट हम जस्टिस करने वाले कौन होते हैं। ठीक है, मतलब बिना पॉइंट ऑफ व्यू सोचे जाने हमने क्या किया, लपेट दिया। ठीक, अभी एक केस हुआ, उसमें एक लड़के को फंसा लिया गया, यूपी का केस है, उसमें एक लड़की ने क्या, लड़की के पिताजी ने क्या किया, उस पर वो डाल दिया, तेजाब डाल दिया हाथ पे, और लड़के को फंसा दिया वीडियो बना के कि ये लड़के ने मेरी बेटी पे तेजाब डाला है। अब लड़की ने भी बोल दिया, अब उस लड़के को सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं, इसको फांसी दे दो, इसको जो है जला दो, इसको तेजाब की बोतल में भर दो। ठीक है, हाँ मतलब ऐसे कमेंट, तेजाब का ड्रम लो, उसको बोतल में भर दो। 3 दिन बाद केस आया कि उसके पिता ने इस लड़के को फंसाने के लिए अपनी बेटी पे तेजाब डाल दिया था, और बेटी ने तेजाब डलवा लिया था। ठीक है, तो अब भगवान जाने, मतलब ये रियल हुआ, ये भी ज्यादा पुरानी न्यूज, 1 हफ्ते पुरानी न्यूज है, यूपी की न्यूज है। अब सवाल ये उठता है कि वहां पर लड़का तो बाइज्जत बरी हुआ, लेकिन जो उसने हफ्ते भर जो ट्रॉमा झेला, जो उसने गालियां झेली, कोर्ट में जो लोगों ने उसको मारा, ठीक है, क्योंकि वकील तो बढ़िया भरे रहते हैं, मौका मिले तुरंत हाथ साफ कर लिया जिसके ऊपर, तो अब वो पिटाई वापस कैसे लाओगे? ठीक है, जो उसको ट्रॉमा मिला है, जो उसको मेंटल पीस खत्म हो गया, उसको कैसे वापस लाओगे? ठीक है, तो ये जो मॉब जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट है सोशल मीडिया की वजह से, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक केस है और ये बचना चाहिए। उसके अलावा जो टूल किट प्रमोशन चल रहा है पिछले कुछ सालों से, हम देख रहे हैं कि आपका एक्स पर आएंगे, ट्विटर पर आएंगे, एक टूल किट डाल देंगे कि आपको आज ये करना, कल वो करना, कर वो करना, यानी टेररिज्म प्रमोशन। सोशल मीडिया इज द इजीएस्ट सोर्स ऑफ प्रमोटिंग टेररिज्म, इजीएस्ट सोर्स। आप कुछ भी बक दो और उसके बाद अपना आईडी बंद कर दो। लोग जो है इतने खाली बैठे हैं हमारे देश में, इतने बेरोजगार बैठे हैं, वो खुद ही उसको बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो जो टेररिज्म प्रमोशन है सोशल मीडिया में आज के समय पे गवर्नेंस के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो टेररिज्म प्रमोशन, क्योंकि ओपन सोर्स है, आप उस पर काउंटर नहीं कर सकते। ठीक है, इंडिया की पॉलिसी, अच्छा आपने बड़ा एक कॉमन पैटर्न नोटिस किया होगा, अभी जो नेक्स्ट कमेंट है वही बताने जा रहा हूं। एक बहुत कॉमन पैटर्न है, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे बड़े लिबरल बनते हैं, बड़े न्यूट्रल बनने की कोशिश करते हैं कि आई एम अ हिंदू, आई एम अ प्राउड मुस्लिम बट आई सपोर्ट दिस थिंग, आई एम अ प्राउड हिंदू बट स्टिल आई सपोर्ट दिस थिंग।
ना वो हिंदू है ना वो मुस्लिम है, वो बैठे हैं किसी दूसरे देश में, रसिया से बैठे हुए हैं, आई एम अ प्राउड मुस्लिम बट आई सपोर्ट काशी विश्वनाथ, ठीक है, आई एम अ प्राउड मुस्लिम बट आई सपोर्ट दिस, आई एम अ प्राउड हिंदू बट आई सपोर्ट दिस। अरे ना तुमको हमारे रिलीजन का पता, ना तुमको हमारी सोसाइटी का पता, ना तुमको हमारी डेमोग्राफी का पता, लेकिन तुमने क्या करना है, तुमको हमारी सोसाइटी में आग बोनी है, ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम बाहर बैठे हो और वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देना। अब कुछ लोग काबिल आदमी क्या करते हैं, उन्हीं का स्क्रीनशॉट लिया, देखिए ऐसे लोग भी होते हैं, दीज आर प्राउड लिबरल्स, ठीक है। तो अभी एक्स ने रिसेंट में एक स्टेटमेंट दिया था कि अब हर आदमी को अपना कंट्री ऑफ ओरिजिन अपनी आईडी में डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही एक्स ने ये वाला स्टेटमेंट दिया, 10 दिन बाद आज ये सारे कमेंट होना कम हो गए, ऑटोमेटिक कम हो गए। क्यों? क्योंकि ये इंडिया से ऑपरेट ही नहीं हो रहे थे, ना ये इंडियंस थे ना इंडिया से ऑपरेट हो रहे थे, बट कुछ लोग बैठे थे जिनको पैसा मिल रहा था फेक नैरेटिव फैलाने का, और ये फेक नैरेटिव फैला रहे थे। तो जो ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर नैरेटिव फैलाने की, बहुत ईजी है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग अनपढ़ है, इलिटरेसी है, ठीक है। उनको जो लगता है, उनको लगता है कि मोदी ने थाली बजवाई तो कोरोना भाग जाएगा, तो पूरे में व्हाट्सएप पे ताली बजाने का पूरा वैदिक थ्योरी डिस्क्राइब कर दी, कि वैदिक रीजन डिस्क्राइब कर दिया कि साउंड वेव होती है, उनसे ग्रेविटेशनल पुल निकलता है। पढ़ा, मतलब मैंने व्हाट्सएप पे पढ़े थे मैसेजेस, पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया था कि साउंड वेव निकलती है, उनमें ग्रेविटेशन, अच्छा इतना वो मतलब ऐसा होता है ना कि इंस्टिगेटिंग, आप मान लोगे, वो इतना होता है, हाँ सही बात है, शायद ऐसा होगा, मोदी जी है कुछ मानो है ना वो। तो जो ये प्रॉब्लम है इंडिया के साथ, वो बहुत ज्यादा जटिल है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम ई गवर्नेंस में प्रॉब्लम पड़ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ये हेट स्पीच, अभी रिसेंट में हमारे नेताजी हैं जो यूथ लीडर है, मतलब, तो उन्होंने फेक वोट चोरी का बोल दिया, ना कोई प्रूफ है, ना कोई उनके पास स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बट उन्होंने वोट चोरी का बोल दिया। अब हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो अगेंस्ट गवर्नमेंट है, उन्होंने ट्विटर पे ट्रेंड चला दिया, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। भाई प्रूफ कर पाओगे? और अगर वोट चोरी ही थी तो इतना तो कोई मूर्ख नहीं होगा कि वो अपनी ही सीटें कम करवा ले, ठीक है, इतना मूर्ख नहीं होता, सिंपल सी बात। दूसरी चीज, चलो वोट चोरी हुई भी थी तो प्रूफ कर दो, कोर्ट में चले जाओ, सीधे कोर्ट में, तुम्हारे पास तो ऑप्शन है। जबकि जब मैंने कल भी बताया कि इंदिरा गांधी पे जब क्वेश्चन हो सकता है, तो मोदी इंदिरा गांधी नहीं बने अभी भी, उनको इंदिरा गांधी बनने में समय लगेगा, शी वॉज द आयरन लेडी, उनको बनने में समय लगेगा, ठीक है। तो अभी आपको अगर लगता है तो आप जाओ कोर्ट में, वो प्रूव नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये झूठ है। मैं मानता हूं मल्टीपल नेम है, मेरे खुद के 3 जगह नाम रजिस्टर्ड है, लेकिन वोट मैंने एक भी जगह नहीं दिया, तो ये वोट चोरी कैसे हो गई? अब ये प्रॉब्लम इस बात की है कि आप जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, आधार कार्ड में क्या होता है, अंगूठा लगता है, बायोमेट्रिक्स लगते हैं, वोटर आईडी में बायोमेट्रिक्स नहीं लगता, ठीक है। एक बार मैं गांव में था, वहां बीएलओ आया, उसने कहा कि फॉर्म भर, मैंने कहा मैं लखनऊ में रहता, उसने कहा कोई बात नहीं तुम भर दो, तो मैंने भर दिया, मेरा आधार कार्ड गांव का वो वोटर आईडी गांव की बन गई, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की। फिर मैं लखनऊ में आया, तो लखनऊ में बीएलओ आया कि उसने कहा कि भर दो, मैंने कहा भाई लखनऊ में रहता हूं, मेरा बन चुका है, कोई बात नहीं भर दो, मैंने भर दिया। फिर मैं 6 महीने गुड़गांव में था, गुड़गांव में बीएलओ आया, उसने कहा कि भर दो, मैंने कहा भाई मैं यहाँ का हुई ही नहीं, कह रहा तुमको क्या लेना देना, तुम भर दो। अब मेरा गुड़गांव में भी बना हुआ है, मेरा लखनऊ में भी बना हुआ है, और मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में जो है वहां भी बना हुआ है, और मैं वोट कहीं भी नहीं दे रहा, तो ये वोट चोरी कहां से हो गई? ये प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन की, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको इतना नैरेटिव बना दिया कि ये वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मैं मान रहा हूं कि हाँ प्रॉब्लम होगी, ठीक है, लेकिन उस प्रॉब्लम को आप काउंटर करने का एक स्ट्रॉन्ग तरीका निकालो ना। प्रॉब्लम फेस करने के लिए आपको नई प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट करनी है। एक नया चल रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अभी रिजर्वेशन दे दो, भाई अपने दिमाग से सोचो कि कोई प्राइवेट कंपनी रिजर्वेशन क्यों दे देगी, वो क्यों रुकेगी आपके यहाँ भाग जाएगी। अडानी से भी इस वजह से फंसा हुआ है भारत में, क्योंकि उसकी जो संपत्ति है भारत में, भारत एक बार खाली 2 दिन के लिए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को कर दे 100%, सिर्फ 1 दिन के लिए, सबसे पहले भागने वाले अडानी और अंबानी होंगे। व्हाट इज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी? तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि हाउ मच कैपिटल यू कैन आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया एंड हाउ मच कैपिटल यू कैन टेक फ्रॉम आउटसाइड टू इंडिया। एक दिन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ कर दे कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो है 100% रहेगी, सबसे पहले भागने वाले अडानी और अंबानी रहेंगे। क्यों? उनकी मजबूरी है कि वो भारत में अपने अकाउंट्स को कन्वर्ट करके बाहर नहीं ले जा सकते, इसलिए वो यहां फंसे हुए। देशभक्ति अपनी जगह है, ठीक है, पैसा अपनी जगह है, पैसा सबको प्यारा है, तो वो पहले निकलेगा और सीधे जाएगा मॉरिशस सेशल्स कि वहां पे रहेंगे जाके, तुम्हारी संपत्ति सिक्योर रहेगी, लोग भी वहां की इज्जत करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को भी हमें समझना चाहिए कि नैरेटिव्स जो होते हैं बहुत आसान होते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। मैं किसी की तरफ नहीं बोल रहा कि हाँ ये सही है वो गलत है, मैं बस एक कॉमन चीज बता रहा हूं कि दोनों चीजों को हमें बराबर तरीके से देखने की जरूरत है, ठीक है, और तब जाके हम प्रॉपर गवर्नेंस बना पाएंगे। और यही सारे चैलेंजेस हमारे आज के समय पे सोशल मीडिया में आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें ये करना हो कि हमें सोशल मीडिया को स्ट्रॉन्ग करना हो, रेगुलेट करना हो, तो किन किन पॉइंट्स पे रेगुलेशन करने की जरूरत है? 2-3 पॉइंट तो बता ही ले जाओगे, बताओ। हाँ
क्या बता रही थी? सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का कोई एक पॉइंट बता पाओगे? बताओ बेटा, हाँ बताओ। अरे अभी जो चैलेंजेस बताए उसी को उल्टा कर दो, इतना तो सोच ही सकते हो कम से कम। हाँ आप ही, हाँ उधर मत देखो आप। हाँ नहीं, एक भी पॉइंट नहीं, क्यों? हाँ नहीं नहीं, मैं रेगुलेशन की बात करूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहाँ कहाँ रेगुलेशन करना चाहिए। विजिलेंस, टू इंक्रीज द विजिलेंस ऑन द प्रोपेगेंडा एंड टूलकिट मैकेनिज्म। ठीक है, और मतलब ये जो टूलकिट प्रोपेगेंडा चल रहा है, यानी कि जो आउट स्टेशन से हमारे यहाँ पर हैंडलर्स होते हैं, काम कर रहे हैं, उनको भी देखने की जरूरत है कि हमारी कंट्री में वो किस तरीके के ट्वीट्स कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर रेगुलेशन बनाने की जरूरत है। चलो और बताओ। हाँ नहीं 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 नहीं, तो आप फिर प्राइवेसी का हनन कर दोगे ना, फिर तो ये मेरी प्राइवेसी है, ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते आप भाई। देखो आप प्राइवेसी को नहीं कर सकते। हाँ ये कह सकते हो कि इफ मतलब फेक डेटा या फेक प्रमोशंस के लिए आप सजा ला सकते हो, पनिशमेंट्स ला सकते हो, वो तो कर सकते हो, बट आप किसी से ये नहीं बोल सकते तुम अपना आधार कार्ड लिंक कर दो। ठीक है, वो भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो प्राइवेट प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट करने को कर दे, लेकिन वो प्लेटफॉर्म किसका है? वो अमेरिका का है। ठीक है, जो ट्विटर है वो अमेरिका के एक पर्सन का है, तो वो क्या करेगा? उस डेटा का गलत तरीके से यूज करेगा, और इस तरीके के यूज हमारे यहां पर हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारी डेटा अगर दूसरी जगह पर जाएगी तो डेटा का यूज करके वो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए बायो वेपन्स बना सकते हैं, हमारे लिए, हमारे अगेंस्ट काम कर सकते हैं, वो किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, इवन हमारी सोसाइटी को मोल्ड भी कर सकते हैं इजिली। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कभी भी कि अपनी प्राइवेट डेटा को आप उनको शेयर कर दो। ठीक, रेगुलेशंस जरूरी हैं आपके जो फेक प्रोपेगेंडास है उनके लिए, कि सरकार ऐसा कुछ लॉ ला दे कि अगर आप फेक न्यूज फैलाते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको जेल हो जाएगी। जैसे अभी क्या है, आईटी एक्ट है सिर्फ, और आईटी एक्ट इतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो बेटर ये है कि हम एक स्पेसिफिक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लेके चले आए, या फिर ऐसा कोई डेटा प्राइवेसी बिल लेके चले आए कि जहां पर इस तरह के कुछ कांड हो तो वहां पर सरकार एक्शन ले सके और इजिली जो है वहां पर कुछ बोल सके। ठीक है, एक विजिलेंट बॉडी बना सकती है सरकार जो विजिलेंस रखे कि हाँ अगर उस पर कोई ऐसे एक्शंस हो रहे हैं, या जहां पर या लोगों को ये अथॉरिटी दे दी जाए कि फैक्ट चेकर, जैसे कि एक पीआईबी फैक्ट चेक करके चलता है पेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीआईबी फैक्ट चेक करके चलाती है, कि अगर आप पीआईबी फैक्ट चेक को टैग कर दोगे तो वो उसको क्रॉस चेक करेंगी, उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देंगी। तो इस तरीके का मैकेनिज्म को और स्ट्रांग बना सकते हैं, इस तरीके की प्रणाली को और बेहतर बना सकते हैं, ताकि जनता तक सही जानकारी पहुंचे और जनता जो है गलत ना सोचे सरकार के बारे में। ठीक है, तो ये तो आप कर सकते हो, बट आप ऐसे बोल दोगे तो दिक्कत होगी। और हाँ जी, ओहो, एआई का यूज कर सकते हैं? अच्छा यहां पर कहीं पे हाँ कर सकते हैं, ऑटोमेटेड रेड फ्लैगिंग में। जैसे कि अगर मान लेते हैं आप कोई कंट्री से, एग्जांपल के लिए आप जब अकाउंट बनाते हो तो अकाउंट बनाने में वो आपसे एज पूछता है, और जैसे ही आप बताते हो कि मैं 18 से नीचे हूं, वो आपके अकाउंट बनाने नहीं देते। तो इस तरीके का कुछ हम कर सकते हैं कि जब आप कोई फेक डेटा लिखो या फेक नैरेटिव लिखो तो उसको एआई ऑटोमेटिक चेक करके उस पर रेड फ्लैग लगा दे या उसको स्ट्राइक डाउन कर दे। जैसे यूट्यूब करता है, इंस्टाग्राम करता है कई वीडियोस के लिए, कि जो उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होते वो क्या करता है, उसको स्ट्राइक डाउन कर देता है या फिर उसको हाइड कर देता है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। आप कोई ऐसी स्पीच, हेट स्पीच बोलो और यूट्यूब पे वीडियो डाल दो तो यूट्यूब स्ट्राइक डाउन कर देगा, तुरंत उस वीडियो को हटा देगा, खुद हटा देता है। तो इस तरीके का ऑटोमेटेड सिस्टम हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भी ला सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा लिटरेसी जो है सबसे बड़ा टूल है हमारे देश में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लिटरेसी टूल की। ठीक है, तो हम लिटरेसी का यूज करके लोगों को जानकारियां देकर हम इस चीज को कम कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि बेटर तरीके से इफेक्टिव गवर्नेंस हो पाए और सोशल मीडिया का हम एक प्रॉपर यूज कर पाए। ठीक है,